बगदाद की सड़कों पर एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग अमरीकी फौज से ज्यादा एक निजी कंपनी के नाम से डरने लगे थे। ये कंपनी बज़ाहिर एक हिफाजती इदारा थी, मगर जंग के दरमियान में इसके लोग जदीद हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों और खुफिया सरकारी मुआहिदों के साथ ऐसे घूमते थे जैसे वो किसी मुल्क की बाकायदा फौज हो। फर्क सिर्फ इतना था कि ये लोग सरकारी सिपाही नहीं थे, बल्कि पैसों के बदले जंगी इलाकों में काम करने वाले निजी एहलकार थे। इनके पास ताकत थी, तरबियत थी, हुकूमती पुश्त पनाही थी, मगर इन पर जवाबदेही का निजाम इतना साफ नहीं था जितना किसी सरकारी फौज पर होता है। यही वो वजह थी जिसने ब्लैक वाटर को एक आम हिफाजती कंपनी से दुनिया की सबसे मुतनाज़ा निजी जंगी ताकत बना दिया। ब्लैक वाटर की कहानी समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि निजी फौजी कंपनी क्या होती है। आसान अल्फाज में ये ऐसी कंपनी होती है जो पैसों के बदले हुकूमतों, सिफारतकारों, फौजी काफलों, अहम इमारतों और खतरनाक इलाकों की हिफाजत करती है। आम हिफाजती कंपनी किसी दफ्तर, घर या कारोबारी जगह की निगरानी करती है, मगर निजी फौजी कंपनी जंगज़दा इलाकों में काम करती है जहां बम धमाके, फायरिंग, घात लगाकर हमले और मौत का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसीलिए ऐसी कंपनियों के लोग आम चौकीदार नहीं होते, बल्कि अक्सर साबिक फौजी, साबिक कमांडो, तरबियत याफ्ता निशानाबाज और जंगी तजुर्बा रखने वाले अफराद होते हैं। ब्लैक वाटर की बुनियाद 26 दिसंबर 1996 को अमेरिका में रखी गई। इसे एरिक प्रिंस और एल क्लार्क ने शुरू किया। एरिक प्रिंस अमेरिकी बहरिया की खास जंगी फोर्स का साबिक अफसर था। इसने फौजी तरबियत, खतरनाक मिशन और जदीद असलहे के इस्तेमाल का तजुर्बा हासिल किया हुआ था। एल क्लार्क भी फौजी तरबियत के शोबे से वाबस्ता था। शुरू में इन दोनों का मकसद एक ऐसा तरबियती मरकज बनाना था जहां अमेरिकी पुलिस, फौजी इदारों और हिफाजती एहलकारों को बेहतर जंगी तरबियत दी जा सके। 1998 में ब्लैक वाटर का तरबियती मरकज बाकायदा तौर पर खोला गया। यह मरकज अमेरिका की रियासत शुमाली कैरोलिना में बनाया गया। इस जगह के करीब दलदली इलाका और काले पानी जैसी जमीन थी। इसी निस्बत से इस कंपनी का नाम ब्लैक वाटर रखा गया। शुरू के दिनों में यहाँ निशानाबाजी, गाड़ी चलाने की खतरनाक तरबियत, इमारतों के अंदर कार्रवाई, काफिलों की हिफाजत और जंगी हालात से निपटने की मशकें करवाई जाती थी। इस वक्त तक ब्लैक वाटर सिर्फ एक तरबियती इदारा लगती थी, मगर चंद साल बाद दुनिया का सियासी माहौल बदलने वाला था और इसी तब्दीली ने इस कंपनी को गैर मामूली ताकत दे दी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बड़े हमले हुए। इन हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग शुरू कर दी। फिर 2003 में इराक पर हमला किया गया। इन जंगों ने अमेरिका को ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत में डाल दिया जो खतरनाक इलाकों में सिफारतकारों, काफलों, फौजी अड्डों और खुफिया मकामात की हिफाजत कर सके। अमेरिकी फौज पहले ही बड़े जंगी महाजों पर मसरूफ थी, इसलिए हुकूमत ने निजी कंपनियों से मदद लेना शुरू कर दी। इसी मौके ने ब्लैक वाटर के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। 2002 में ब्लैक वाटर को अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया इदारे के लिए हिफाजती काम मिला। ये काम मामूली नहीं था, क्योंकि इसमें अहम लोगों और हसास जगहों की हिफाजत शामिल थी। फिर इराक जंग के बाद ब्लैक वाटर को मजीद बड़े सरकारी मुआहदे मिलने लगे। 2003 में इराक में अमेरिकी इंतजामिया के अहम सरबराह पॉल ब्रेमर की हिफाजत का बड़ा काम भी ब्लैक वाटर को दिया गया। पॉल ब्रेमर इराक में अमेरिकी सियासी इंतजाम के सबसे अहम चेहरों में से एक था, इसलिए इसकी हिफाजत एक बहुत हसास जिम्मेदारी थी। इराक में ब्लैक वाटर का काम अमेरिकी सिफारतकारों, सरकारी एहलकारों और काफलों की हिफाजत करना था। बगदाद की सड़कें उस वक्त इंतहाई खतरनाक थी। सड़क किनारे बम, अचानक हमले, खुदकश धमाके और मसलिहा ग्रोहों की कार्रवाइयां रोज का मामूल बन चुकी थी। ऐसे माहौल में ब्लैक वाटर के एहलकार बख्तरबंद गाड़ियों में निकलते, रास्तों की निगरानी करते, काफलों को महफूज जगह तक पहुंचाते और अमेरिकी एहलकारों को हमलों से बचाने की पूरी कोशिश करते। बज़ाहिर ये काम हिफाजत का था, मगर जंगी माहौल में हिफाजत और हमला कभी कभी एक ही लम्हे में आपस में मिल जाते हैं। ब्लैक वाटर के एहलकार आम मुहाफिज नहीं थे। इनमें बहुत से लोग पहले फौज में रह चुके थे, कुछ खास दस्तों का हिस्सा रहे थे, कुछ निशानाबाजी और खतरनाक कार्रवाइयों में माहिर थे। इन्हें आम फौजियों से कहीं ज्यादा तनख्वाह मिल सकती थी। यही वजह थी कि कई तरबियत याफ्ता लोग सरकारी फौज छोड़कर निजी कंपनियों में आने लगे। हुकूमत को फौरी तरबियत याफ्ता अफराद मिल रहे थे और कंपनियों को जंगी हालात में बहुत बड़ा कारोबार मिल रहा था। यही वो मकाम था जहां जंग, पैसा और ताकत एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगे। इराक में ब्लैक वाटर पर पहले भी
कई इल्जामात लगते रहे, मगर 16 सितंबर 2007 का दिन इस कंपनी की तारीख का सबसे बदनाम दिन बन गया। इस दिन बगदाद के नसूर चौक में आम ट्रैफिक चल रही थी। लोग अपनी गाड़ियों में मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। इसी दौरान ब्लैक वाटर की एक हिफाजती टीम वहां पहुंची। इस टीम को अमरीकी सिफारत खाने से जुड़े एक मिशन की हिफाजत के लिए भेजा गया था। कुछ देर पहले एक धमाके की इत्ला आई थी, जिसकी वजह से हिफाजती अहलकार पहले ही शदीद दबाव में थे। नसूर चौक में हालात अचानक खराब हुए और फायरिंग शुरू हो गई। ब्लैक वाटर के अहलकारों ने कहा कि इन्हें खतरा महसूस हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने दिफा में गोलियां चलाई। लेकिन इराकी गवाहों, मुतासिरा लोगों और बाद की तहकीकात में ये बात सामने आई कि फायरिंग आम शहरियों पर हुई, जिनमें से कई लोग मसलिहा नहीं थे। इस वाक़े में 17 इराकी शहरी मारे गए और 20 के करीब जख्मी हुए। मरने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो सिर्फ उस वक्त उस सड़क से गुजर रहे थे। चंद मिनट की फायरिंग ने ब्लैक वाटर को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। इस वाक़े के बाद इराक में शदीद गुस्सा फैल गया। इराकी अवाम के लिए ये सिर्फ एक फायरिंग नहीं थी, बल्कि इनकी खुद मुख्तारी और इज्जत का सवाल बन गई थी। लोग पूछने लगे कि एक गैर मुल्की निजी कंपनी को इराक की सड़कों पर इतना इख्तियार किसने दिया कि वो आम शहरियों पर गोलियां चलाने लगे। इराकी हुकूमत ने ब्लैक वाटर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। कंपनी का इजाज़तनामा मनसूख करने की बात हुई। अमरीका पर दबाव बढ़ा और आलमी ज़राए अबलाग ने इस वाक़े को बड़ी खबर बना दिया। नसूर चौक का वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया। अगर कोई सरकारी फौजी गलती करे तो इस पर फौजी कानून लागू हो सकता है, लेकिन अगर एक निजी जंगी अहलकार आम शहरी को मार दे तो इसका हिसाब कौन लेगा? वो किस मुल्क की अदालत में जाएगा? कंपनी जिम्मेदार होगी, हुकूमत जिम्मेदार होगी, या फिर वो शख्स जो गोली चला रहा था? यही सवाल ब्लैक वाटर के मामले को इतना पेचीदा बनाता है। इस वाक़े के बाद अमेरिका में ब्लैक वाटर के अहलकारों के खिलाफ मुकदमात चले। 2014 में 4 साबिक अहलकारों को सजाएं सुनाई गई। निकोलस स्लैटन को कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई, जबकि पाल स्लो, एवन लिबर्टी और डेस्टन हर्ट को देगर संगीन इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया। बाद में अपीलें हुई, सजाओं पर बहस हुई और मामला सालों तक कानूनी तनाज़ा बना रहा। 2020 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन अफराद को माफ़ी दे दी। इस फैसले पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और कई मुबस्सरीन ने सख्त तनकीद की, क्योंकि इनके नज़दीक आम शहरियों के खून का इंसाफ अधूरा रह गया था। नसूर चौक के वाक़े के बाद ब्लैक वाटर का नाम दुनिया में बहुत ख़राब हो चुका था। कंपनी ने अपनी तस्वीर बदलने के लिए नाम तब्दील करना शुरू किया। 2009 में ब्लैक वाटर का नाम जी सर्विसेज रख दिया गया। फिर 2011 में इसका नाम एकेडमी हो गया। बाद में 2014 में एकेडमी और एक दूसरी बड़ी हिफाजती कंपनी ट्रिपल कैनोपी एक बड़े नेटवर्क के तहत आ गई, जिसे कॉन्स्टेल्स कहा गया। नाम बदलते गए, मुल्क बदलते गए, अंदाज बदलता गया, मगर ब्लैक वाटर की तारीख लोगों के जहनों से ना निकल सकी। ब्लैक वाटर की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब जंग सिर्फ मुल्कों की फौजों तक महदूद नहीं रही। अब जंग ये निजी कंपनियां, बड़े मुआहदे, हिफाजती नेटवर्क, खुफिया मिशन और अरबों डॉलर का कारोबार भी शामिल हो चुका है। अफगानिस्तान और इराक की जंगों ने दिखाया कि जदीद जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि सरकारी दफ्तरों, मुआहदों, खुफिया मुलाकातों और कारोबारी फैसलों में भी तैयार होती है। इस निज़ाम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब बंदूक रियासत के हाथ से निकलकर कारोबारी मुआहदे के हाथ में आ जाए तो जवाबदेही कमजोर हो सकती है। सरकारी सिपाही अपने मुल्क के कानून, फौजी नज़म और हुक्म की जंजीर के अंदर काम करता है, मगर निजी अहलकार का ताल्लुक कंपनी, तनख्वाह और मिशन से होता है। इसी वजह से नाक़िदीन कहते हैं कि निजी जंगी कंपनियां जंग को आसान भी बनाती हैं और खतरनाक भी, क्योंकि इनके जरिए हुकूमतें ऐसे काम करवा सकती हैं जिनकी मुकम्मल जिम्मेदारी वो बराह रास्त कबूल नहीं करना चाहती। ब्लैक वाटर के हामी कहते हैं कि इस कंपनी ने खतरनाक इलाकों में अमरीकी अहलकारों की जानें बचाई, कई काफिलों को महफूज रखा और ऐसे हालात में काम किया जहां हर लम्हा मौत का खतरा था। इनके मुताबिक ब्लैक वाटर के लोग भी अपनी जान खतरे में डालकर काम करते थे, मगर मुखालफिन का कहना है कि हिफाजत के नाम पर अगर आम शहरी मारे जाएं, तहकीकात लंबी हो जाएं, सजाओं पर सियासत हो और कंपनी नाम बदलकर आगे बढ़ जाए तो फिर इंसाफ का सवाल कभी खत्म नहीं